नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नाइट हॉरर कहानियां में, जहां हर रात एक नया रोमांच और डर का सफर लेकर आता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी आपके दिल की धड़कन तेज कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम श्याम है और मैं पुणे का रहने वाला हूं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो मेरे जीवन का वो काला पन्ना है जिसे मैं चाह कर भी भूल नहीं सकता। ये उस रात की बात है जब मैंने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक सफर किया। मैं ट्रक ड्राइवर था और सड़कें मेरे लिए घर जैसी थीं। लेकिन उस एक रात ने मेरे अंदर ऐसा खौफ भर दिया कि मैंने स्टीयरिंग व्हील को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ दिन के उजाले में ही गाड़ी चलाता हूं, और वो भी तब जब कोई और रास्ता ना बचे। रात का अंधेरा मेरे लिए अब सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहां कुछ अनजाना मेरा इंतजार करता है। यह बात उन दिनों की है जब मानसून अपने चरम पर था। पुणे की बारिश ऐसी थी कि सड़कें तालाब बन गई थीं और गाड़ियां कछुओं की तरह रेंग रही थीं। मैं अपने छोटे से कमरे में बैठा चाय पी रहा था, तभी मेरा फोन बजा। दूसरी तरफ मेरे पुराने मालिक रघु सेठ थे। उनकी आवाज में एक अजीब सी हड़बड़ी थी। श्याम, एक बहुत जरूरी डिलीवरी है। तुझे कोल्हापुर तक माल पहुंचाना है। कीमती सामान है। सुबह 5 बजे तक वहां नहीं पहुंचा तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। तू मेरा सबसे भरोसेमंद ड्राइवर है, यह काम तू ही कर सकता है। मैंने मना करने की कोशिश की। सेठ जी, आप जानते हैं मैं रात में गाड़ी नहीं चलाता, लेकिन उन्होंने डबल पैसे का लालच दिया और मैं पिघल गया। मैंने हिसाब लगाया कि अगर अभी निकलूं तो सुबह होने से पहले कोल्हापुर पहुंच जाऊंगा। मैं तैयार होकर ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम पहुंचा। वहां एक नया ट्रक खड़ा था जिसमें फ्रिज सिस्टम लगा था। सेठ जी ने कागजात थमाए और कहा, श्याम, यह माल मेरी इज्जत है, इसे टाइम पर पहुंचा देना। मैंने हामी भरी और ट्रक लेकर निकल पड़ा। पुणे की सड़कों पर ट्रैफिक और बारिश ने मिलकर जाम का आलम बना रखा था। घंटों तक मैं इंच इंच करके आगे बढ़ता रहा। मेरा मूड खराब था और ऊपर से डिलीवरी की टेंशन। तभी मेरी खिड़की पर एक हल्की सी खटखट हुई। मैंने गुस्से में सिर घुमाया। बारिश में भीगा एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी कमर झुकी हुई थी और चेहरा इतना झुर्रीदार कि मानो सालों की थकान उस पर लिख दी गई हो। उसने कांपते हाथों से सड़क के किनारे बने एक मंदिर की ओर इशारा किया, शायद लिफ्ट मांग रहा था। मैंने गुस्से में खिड़की नीचे की ओर चिल्लाया, अरे बाबा, यहां ट्रक चलाना मुश्किल है, ऊपर से तुम लिफ्ट मांग रहे हो, हटो, मेरे पास वक्त नहीं है। वो बूढ़ा एक पल के लिए ठिठक गया। उसकी आंखें, जो बारिश की बूंदों से चमक रही थीं, मुझे एक तक घूरने लगीं। उन आंखों में कोई गुस्सा नहीं, कोई दुख नहीं, बस एक अजीब सा खालीपन था। उसने कुछ कहा नहीं, बस धीरे धीरे मुड़ा और बारिश की भीड़ में गायब हो गया। मुझे अपने व्यवहार पर एक पल के लिए अफसोस हुआ, लेकिन डिलीवरी की जल्दी ने उस ख्याल को दबा दिया। कई घंटों बाद मैं पुणे की भीड़ से निकलकर पुणे कोल्हापुर हाईवे पर आ गया। रात गहरा चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, बारिश और सड़क थी। ट्रक के वाइपर की स्वी सस्वी की आवाज उस सन्नाटे में और डरावनी लग रही थी। मैं अपनी धुन में गाड़ी चला रहा था, लेकिन उस बूढ़े का चेहरा बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था। मुझे एक अनजानी सी बेचैनी सताने लगी। रात के करीब 1 बजे हाईवे का वो हिस्सा आया जो पूरी तरह सुनसान था। दोनों तरफ घने जंगल थे और बारिश इतनी तेज कि सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मेरी हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के किनारे एक आकृति दिखी। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, वो साफ हुई। एक जवान लड़की थी, शायद 22-23 साल की, मॉडर्न कपड़ों में, बारिश में पूरी तरह भीगी हुई। वो हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी। मेरे दिमाग में घंटियां बजीं। इतनी रात में इस सुनसान सड़क पर एक अकेली लड़की, कुछ तो गड़बड़ थी। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई और उसे नजरअंदाज करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से गुजरने वाला था, मेरे हाथ स्टीयरिंग पर ढीले पड़ गए और मेरा पैर अपने आप ब्रेक की तरफ चला गया। ऐसा लगा जैसे कोई अनजानी ताकत मुझे रोक रही हो। ट्रक धीरे धीरे रुक गया। लड़की भागकर मेरे दरवाजे के पास आई। मैंने खिड़की नीचे की। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। प्लीज मेरी मदद कीजिए, उसने कांपती आवाज में कहा। मेरी गाड़ी आगे खराब हो गई है, यहां कोई मदद नहीं है।
क्या आप मुझे अगले ढाबे तक छोड़ देंगे? उसकी मासूमियत ने मेरा दिल पिघला दिया। मैंने उस बूढ़े को डांटने का पछतावा भी महसूस किया। मैंने कहा, ठीक है, बैठ जाओ। उसने जल्दी से दूसरी तरफ का दरवाजा खोला और केबिन में बैठ गई। थैंक यू, उसने कहा और ट्रक फिर से हाईवे पर दौड़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो बैठी, केबिन में एक अजीब सी गंध फैल गई। यह गीले कपड़ों की गंध नहीं थी, ये कुछ और थी, जैसे समंदर की नमकीन हवा में मिली हुई सड़न की गंध। मैंने सोचा शायद यह ट्रक के कंटेनर से आ रही है जिसमें कीमती मछलियां भरी थीं। मैंने उस ख्याल को झटक दिया और ट्रक चलाने पर ध्यान दिया। वैसे आपका नाम क्या है? मैंने खामोशी तोड़ने के लिए पूछा। सिया, उसने जवाब दिया, बाहर अंधेरे में देखते हुए। और आपकी गाड़ी को क्या हुआ? मैंने बात आगे बढ़ाई। पता नहीं, बस बंद हो गई, उसने सपाट लहजे में कहा। उसके छोटे छोटे जवाबों से मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा शायद वो डरी हुई है। मैंने कहा, चिंता मत करो, आगे कुछ किलोमीटर पर एक ढाबा है, सतारा रसोई, मैं तुम्हें वहां उतार दूंगा। उसने सिर्फ हल्का सा हम्म कहा और फिर सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा अब भारी और डरावना लग रहा था। केबिन में वो सड़न की गंध और तेज हो गई थी। मैंने चुपके से उसकी तरफ देखा। डैशबोर्ड की हल्की रोशनी में उसका चेहरा असामान्य रूप से सफेद लग रहा था, जैसे उसमें खून ही ना हो। उसकी आंखें कांच की तरह चमक रही थीं। मैंने माहौल हल्का करने के लिए कहा, आज बारिश ने तो हालत खराब कर दी। सुबह से ट्रैफिक में फंसा था। एक बूढ़ा बाबा मुझसे लिफ्ट मांग रहा था, पर जल्दी में मैंने उसे डांट दिया। जैसे ही मैंने यह कहा, केबिन का तापमान अचानक गिर गया। ऐसी तो चल रहा था, लेकिन यह ठंडक कुछ और थी, हड्डियों को चीरने वाली। वो सड़न की गंध अब इतनी तेज थी कि मेरा दम घुटने लगा। सिया ने धीरे धीरे अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी, उनकी जगह एक ठंडी, क्रूर चमक थी। बेचारों की मदद करनी चाहिए श्याम, उसने एक ठंडी, खुरदरी आवाज में कहा। क्या पता किसकी बद्दुआ तुम्हारा रास्ता रोक दे। उसने मेरा नाम लिया। मैंने तो उसे अपना नाम बताया ही नहीं था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, बस एक रहस्यमयी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। तभी सामने से एक ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी हमारे केबिन में पड़ी। एक सेकंड के लिए सब कुछ दूधिया रोशनी में नहा गया, और उस रोशनी में मैंने जो देखा उसने मेरी आत्मा को हिला दिया। मेरी बगल वाली सीट पर सिया नहीं थी। उसकी जगह वहीं बूढ़ा आदमी बैठा था जिसे मैंने पुणे में डांटा था। उसका चेहरा पानी में फूला हुआ था, जैसे कई दिन पुरानी लाश। उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे और उसकी कमीज से काला गाढ़ा कीचड़ टपक रहा था। रोशनी खत्म हुई और केबिन फिर अंधेरे में डूब गया। मैंने डर से आंखें बंद कर लीं। जब मैंने दोबारा आंखें खोलीं, सिया फिर से वहां थी, वही मासूम मुस्कान ली। लेकिन मैं जानता था कि मैंने क्या देखा। ये कोई वहम नहीं था। मेरा शरीर कांप रहा था और ट्रक सड़क पर लहराने लगा। मैंने किसी तरह गाड़ी को काबू किया। कौन हो तुम? मैं चीख पड़ा। उसने सिर उठाया। उसकी मुस्कान अब क्रूर थी। उसकी आवाज अब एक गीली फुसफुसाहट थी, जैसे कोई पानी के नीचे से बोल रहा हो। पहचाना नहीं श्याम, मैं तो बस अपना हिसाब चुकाने आई हूं। तभी ट्रक के इंजन ने एक अजीब सी घरघराहट की और वो धीमा होने लगा। डैशबोर्ड की सारी लाइट्स झिलमिलाईं और बुझ गईं। हेडलाइट्स बंद हो गईं और ट्रक हाईवे के बीचों बीच रुक गया। केबिन में अब सिर्फ बारिश की आवाज और मेरी उखड़ी सांसें थीं। लगता है तुम्हारी गाड़ी भी खराब हो गई, उस भयानक आवाज ने कहा। मैंने उसकी तरफ देखने की हिम्मत की। बिजली कड़की और उस रोशनी में वो फिर से वही बूढ़ा था। उसके गड्ढों जैसी आंखें मुझे घूर रही थीं। उसका एक सड़ा हुआ झुर्रीदार हाथ मेरी तरफ बढ़ा। मैं चीखा और दरवाजे की तरफ झपटा, लेकिन हैंडल जाम था। मैंने सीट के नीचे रखी लोहे की रॉड उठाई और खिड़की पर दे मारी। शीशा टूट गया और मैं बाहर कूद पड़ा। मेरा शरीर गीली सड़क पर जा गिरा। दर्द की एक लहर दौड़ी, लेकिन मैंने सिर उठाकर देखा। वो भयानक चीज खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और जंगल की तरफ भागा। पेड़ों की टहनियां मेरे चेहरे पर चाबुक की तरह पड़ रही थीं। मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और मैं कीचड़ में गिर पड़ा। मेरा टखना टूटने की कगार पर था। मैं वहीं पड़ा रहा, सांसें रोककर। तभी मुझे वो घिसटने की आवाज सुनाई दी,
वो मेरे पीछे थी। मैंने पास के एक पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों के पीछे छिपने की कोशिश की। वो आवाज करीब आ रही थी। अचानक मेरे दिमाग में एक तस्वीर उभरी। मैंने एक छोटी सी झोपड़ी देखी, समंदर के किनारे। एक बूढ़ा आदमी अपनी बीमार बेटी के लिए मंदिर जा रहा था। मैंने खुद को उस ट्रक में देखा, उसी बूढ़े को डांटते हुए। मैंने उसकी बेबसी और टूटे दिल को महसूस किया। फिर एक तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर और उसकी आखिरी सांसें। उसका आखिरी सवाल, मेरी क्या गलती थी? वो तस्वीरें गायब हुईं और मैं वापस जंगल में था। वो घिसटने की आवाज अब दूर जा रही थी। मैंने हिम्मत करके एक टहनी का सहारा लिया और लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा। घंटों बाद मुझे जंगल में एक टिमटिमाती रोशनी दिखी। वो एक पुराना खंडहर मंदिर था। मैं अंदर घुसा। वहां एक छोटा सा पत्थर और एक जलता हुआ दिया था। मैंने दीवार से टेक लगाई और सुकून महसूस किया, लेकिन वो सुकून ज्यादा देर नहीं रहा। वो घिसटने की आवाज फिर लौटी। दरवाजा जोर जोर से कांपने लगा। मैंने समझ लिया कि वो अंदर नहीं आ सकती, लेकिन वो मुझे बाहर खींचना चाहती थी। तभी मुझे उन तस्वीरों का मतलब समझ आया। वो बदला नहीं, अपनी अधूरी प्रार्थना पूरी करना चाहता था। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मुझे माफ कर दे, मैंने चिल्लाया। मैं जानता हूं तू अपनी बेटी के लिए परेशान था। मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। मैं उस पत्थर के सामने घुटनों पर बैठ गया और दिल से प्रार्थना की। अचानक वो दिया स्थिर हो गया। उसकी लौ ऊंची और सुनहरी हो गई। बाहर की गुर्राहट सिसकियों में बदल गई और फिर शांत हो गई। सुबह की पहली किरण मंदिर में घुसी। मैं जिंदा था। मैं बाहर निकला। वो खौफ गायब था। कुछ देर बाद कुछ गांव वाले मुझे मिले। उन्होंने मुझे हाईवे तक पहुंचाया, जहां पुलिस और सेठ जी पहले से मौजूद थे। ट्रक अब भी वहां खड़ा था। पुलिस ने मेरी कहानी को तनाव का नतीजा माना, लेकिन एक गांव वाले ने बताया कि सालों पहले एक बूढ़े को उसी सड़क पर एक गाड़ी ने कुचल दिया था। वो अपनी बेटी के लिए मंदिर जा रहा था। उसकी आत्मा अब भी भटकती है। मैं अस्पताल गया, ठीक हुआ, लेकिन वो रात मेरे साथ हमेशा रहेगी। मैंने ट्रक ड्राइविंग छोड़ दी। अब मैं एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ। हर बार जब मैं समंदर के किनारे से गुजरता हूँ, मैं एक दिया जलाता हूँ उस बूढ़े की आत्मा के लिए। समापन। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, चैनल रात और कहानियों को सब्सक्राइब करें और अपने शहर का नाम कमेंट करें। जिन भाइयों ने कमेंट किया था, उनका नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और रात के अंधेरे से सावधान रहें। मिलते हैं जल्द ही एक नई डरावनी कहानी के साथ। यह थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने शहर का नाम कमेंट करें। जिन भाइयों ने कमेंट किया था, उनका नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और रात के अंधेरे से सावधान रहें। मिलते हैं जल्द ही एक नई डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी मेहनत से डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते हैं। इसलिए आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल नाइट हॉरर कहानियन को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही हमें और मेहनत करने और भी खौफनाक कहानियां लाने की ताकत देता है।